नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान अभी से उफान पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बीजेपी विरोधी पार्टियां मजबूत विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का जतन कर रही, लेकिन इस विपक्षी एकता के लिए दिल्ली का अध्यादेश अब गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मसले पर टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने अल्टीमेटम दे दिया कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं करती कि वो राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ साथ देगी, तब तक वो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस आलाकमान की मुश्किल ये कि पार्टी के भीतर ही केजरीवाल को समर्थन देने के नाम पर नेता तैयार नहीं। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कनपटी पर बंदूक रखकर समर्थन नहीं लिया जा सकता। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जारी जुबानी जंग के बीच क्या मजबूत विपक्षी एकता हो पाना संभव है। विपक्षी एकता के बीच आप और कांग्रेस में जुबानी जंग। अध्यादेश पर समर्थन के नाम पर शुरू हुई तू मैं। अध्यादेश पर समर्थन न करने पर केजरीवाल एंड कंपनी की दो टूक। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कनपटी पर बंदूक रखकर नहीं करवा सकते फैसला। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। बीजेपी विरोधी पार्टियां मजबूत विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मंसूबा पाले बैठी हैं। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों के दिग्गजों की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन इस विपक्षी एकता पर अब दिल्ली के लिए लाया गया केंद्र सरकार का अध्यादेश नासूर बनता दिख रहा है। दरअसल अध्यादेश पर कांग्रेस की चुप्पी से केजरीवाल बेचैन है। लगातार आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। पटना की बैठक में ही इस मुद्दे पर तकरार देखने को मिली थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से चेतावनी दे दी गई कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान नहीं करती, तब तक वो किसी भी ऐसी बैठक में हिस्सा नहीं लेगी जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से ये तक आरोप लगा दिया गया कि अध्यादेश के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच साठ-गांठ है। कांग्रेस सालाकमान अध्यादेश के मसले पर अभी भी किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं है। दरअसल कांग्रेस के कई नेता केजरीवाल और उनकी पार्टी से किसी भी तरह के समर्थन के खिलाफ हैं। खासतौर पर दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर असहज हैं कि जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ, उस पार्टी का समर्थन करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेताओं की ओर से कांग्रेस के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर भी कांग्रेस के कई नेताओं में गुस्सा है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन तो आम आदमी पार्टी के समर्थन के नाम पर आग बबूला हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से डर गए और बीजेपी से उनकी मिली भगत है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अध्यादेश पर समर्थन के लिए बनाए जा रहे दबाव को लेकर कह दिया कि कनपटी पर बंदूक रखकर फैसला नहीं हो सकता। यानी साफ है कि अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति के बजाय तू मैं जारी। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच बीजेपी विरोधी दलों का एक बार फिर जमावड़ा लगाए जाने की तैयारी। लेकिन इससे पहले अगर कांग्रेस ने अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, तो क्या केजरीवाल इस विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे? इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में गेंद कांग्रेस के पाले में। कांग्रेस को इस मामले में जल्द फैसला करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मजबूत विपक्षी एकता हो पाएगी? क्योंकि तमाम ऐसे मजबूत क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने ऐसे किसी भी विपक्षी एकता का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, और जो पार्टियां एकजुट होने को तैयार हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो वक्त वक्त पर सामने आ ही जाती हैं। ऐसे में सवाल एक बार फिर वही कि क्या बनने से पहले विपक्षी एकता बिखर जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जुबानी जंग तेज होती जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि क्या अध्यादेश विपक्षी एकता के लिए
नासूर बन जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। शबनम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजय चक्रवर्ती साहब हैं, आप प्रवक्ता टीएमसी हैं। और राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और कुछ देर बाद कुंवर अजय सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, मैं आपसे ही करना चाहता हूं। अध्यादेश विपक्षी एकता की राह में कितना बड़ा रोड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो ये बैठक हुई थी ये अध्यादेश के लिए नहीं थी। ये बैठक जो है विपक्षी एकता के लिए थी और एकजुटता के लिए ये बैठक जो संपन्न हुई, और ये ऐतिहासिक बैठक रही। जिस तरीके से आप देखिए कि भाजपा ने जो तानाशाह पूरे देश के अंदर किया है, लोकतंत्र खतरे में है, और वहीं पर सारे विपक्ष मिलकर एक संयुक्त बैठक कर रहे थे। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला था, एक ऐतिहासिक कदम था और सभी लोगों की नजरें थी इस पर। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बैठक से पहले ही इस तरीके की बयानबाजी शुरू कर दी और फिर ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की बजाय, आप देखेंगे इससे पहले खड़गे जी के यहाँ घर पर या जहाँ बैठकें हुई उसमें आम आदमी पार्टी लगातार शामिल रही। तो हम ये क्यों ना कहें कि ये बीजेपी की बी टीम बनने जा रही है, क्योंकि ये लगातार जो है कांग्रेस पर अटैक करती जा रही है। जबकि आप देखिए, हम कोई सत्ता में नहीं है, हम ये अध्यादेश लेकर नहीं आए, ना ही हम कोई अध्यादेश के लिए। हमने सिर्फ ये कहा है कि जब संसद बैठेगी तब इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम स्टेट यूनिट से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अबोध बालक की तरह जिस तरीके से जिद कर रहे हैं कि जो सूरज की जो रोशनी है वो सारी सिर्फ उनके चेहरे पर जाए, बाकी जो विपक्ष के दल के नेता है उन पर कुछ रोशनी जो है वो ना जाए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी को संयम बरतना चाहिए था और धैर्य भी रखना चाहिए था, क्योंकि ये जो बैठक है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है विपक्षी एकता का? मेन उद्देश्य यही है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। क्या वो जिस तरीके से वो लगातार अध्यादेश पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पर लगातार अटैक कर रहे हैं, तो इसे साफ तौर पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ शामिल है। और इससे पहले भी आप देखेंगे कि लगातार जो है वो उन्होंने चाहे 370 के लेकर हो, चाहे काले कृषि कानून को लेकर हो, हमेशा भाजपा को सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी भी ना विपक्षी नेताओं को सपोर्ट किया, ना कांग्रेस को सपोर्ट किया है। फिर किस उम्मीद से हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं? बड़ी बात ये है। और दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है हम कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, गन पॉइंट पर वो चाहते हैं कि फैसला ले ले तुरंत। दबाव नहीं, वो तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। और ऐसा संभव भी नहीं है। वो दबाव नहीं, वो तो अल्टीमेटम दे रहे हैं। नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं तो इसमें कोई कुछ अपना निर्णय नहीं दे सकती हूँ। पार्टी हाईकमान तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी को संयम रखना चाहिए था, क्योंकि अभी समय है। चले, बिल्कुल हम समझेंगे कि पार्टी हाईकमान के सामने आखिर मुश्किल किस बात को लेकर है। क्या पार्टी के भीतर कहीं फूट ना हो जाए? क्योंकि चाहे दिल्ली कांग्रेस के नेता हो या पंजाब कांग्रेस के नेता, खासतौर पर वो विरोध कर रहे हैं। अजय माकन साहब की भाषा किस तरह की है, अरविंद केजरीवाल जी को लेकर किस तरह के आरोप लगाए, ये तो किसी से छिपा है नहीं। और उधर आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है। मैं रमेश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। जेल जाने से डर गए क्या अरविंद केजरीवाल? ऐसा है कि जहां तक विपक्षी एकता की बात है, उससे जेल जाने का कोई संबंध नहीं है। मोदी जी को जो हमारे खिलाफ जांच पड़ताल करानी है, वो चाहे विपक्षी एकता हो ना हो, वो तो करा ही रहे हैं। और सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि तो सबके खिलाफ छापेबाजी करवा रहे हैं। न उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, न उन्होंने डीएमके को छोड़ा, वो तो सबके खिलाफ एक साथ कर रहे हैं। विपक्षी एकता जो हो रही है, वो बार बार कांग्रेस भी कह रही है मोदी जी को हराने के लिए हो रही है, मोदी जी को हराने के लिए हो रही है। अरे भाई, तो मोदी जी को हवा में थोड़ी हराना है, किसी मुद्दे पे हराएंगे ना आप। जनता के सामने इश्यूज तो लेके जाएंगे ना। तो ये पहला बड़ा बढ़िया इश्यू मिला था अध्यादेश वाला। पूरे देश को एक साथ मैसेज जाता कि जो कांग्रेस भी बार बार कह रही कि भाजपा ने तानाशाही फैला रखी है, लोकतंत्र खतरे में है। तो इस अध्यादेश से राज्यों की जो स्वायत्तता है, संघवाद के अंतर्गत राज्यों को जो अधिकार मिले, वो उस पर सीधा सीधा हमला है। तो अगर वो इसका विरोध राज्यसभा और लोकसभा दोनों में करते, तो देश की जनता के सामने संसद से ये संदेश जाता कि
कि विपक्ष अब संवैधानिक मुद्दों पर भी एक साथ आ चुका है। ये तो जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि जब पहली बैठक थी, अरविंद केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं और कहते हैं कि इस बैठक का पहला एजेंडा ही अध्यादेश होगा। अभी डॉक्टर टीना कर्मवीर जी को आपने सुना कि अध्यादेश का तो विषय नहीं था, ये विपक्षी एकता की बैठक थी। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस तो भाव दे ही नहीं रही आम आदमी पार्टी को? अब अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। मैंने कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनी, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अरे भाई, ये जब भी एकता हुई है, जब भी सत्ताधारी पक्ष के विरुद्ध कोई मोर्चा बना है, चाहे गैर कांग्रेसवाद के विरोध में मोर्चा बना था, चाहे गैर भाजपावाद के विरोध में मोर्चा अब बनने जा रहा है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप बनाओगे ना जनता के सामने रखने के लिए। तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने बिल्कुल रखा रखाया मुद्दा आपको मिल गया था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो श्रीवास्तव जी होगी अलग की बात ना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कम से कम साथ बैठना होगा। अब 10 से 12 जुलाई, हालांकि तारीख अब तक तय नहीं है कि 10 या 12 जुलाई कब शिमला में बैठक होनी है। जब भी होगी, क्या केजरीवाल साहब इस बैठक का हिस्सा होंगे? देखिए साहब, सीधी सी बात है, हमने पटना में ही स्पष्ट कर दिया था। पटना की बैठक के बाद हमारी पार्टी की तरफ से पूरा लिखित बयान जारी किया गया था कि अगर मुद्दों पर आम सहमति नहीं बनती तो ये हवा में लाठी भाजने का कोई फायदा है नहीं। ये पानी पर लाठी पीटते रहिए, कोई लकीर नहीं बनने वाली है। वो पानी अपने आप बहता रहेगा अपनी गति से। तो पानी पर लकीर पीटने की आवश्यकता नहीं है। तो उस मुद्दे पर अगर एकता हो तो बहुत बढ़िया, हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर मगर की बातें जब आ जाती है ना, तब उलझाव हो जाता है, क्योंकि अगर मगर में तमाम चीजें पीछे रह जाती हैं और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे आ जाती हैं। और यही महत्वाकांक्षाएं जो विपक्षी दलों की दिखाई दे रही हैं। शबनम पांडे जी, आपको लगता है कि यही बीजेपी की ताकत है? विपक्ष में जितना बिखराव होगा उतना बीजेपी को फायदा? सबसे मजबूत शब्दों में बता दूं कि बीजेपी की मंशा इसमें नहीं कि विपक्ष बिखरे या जुड़े। बीजेपी अपनी विकास की गति को जो रफ्तार दे चुकी है, भारत की जनता को सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के अनुसार भारत की जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किए। बीजेपी की ताकत वही है, शक्ति वही है, एकजुटता देश की वही है। निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां हर बात पे, चाहे वो कहीं राज्य में सत्ता में ना हो या देश में सत्ता में ना हो, लोकतंत्र को खतरा बताते हैं केवल सत्ता में आने के लिए। और कांग्रेस की अभी हमारी साथी ने साफ तौर पे कह दिया कि वो चाहते हैं केजरीवाल की उनके चेहरे पे केवल रोशनी पड़े। तो ये चेहरे पे रोशनी का ही मामला है, केवल स्वार्थ सिद्धि का है, किसका स्वार्थ सिद्ध हो, इस पर विपक्ष की एकता और टूटना दोनों ही इस पर ही निर्भर है। पटना में टेम्परेचर बहुत हाई है, बारिश हुई नहीं है। शिमला में अभी अपना जो गर्माहट है उसको खत्म करने के लिए जुटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप देखें पहले से ही कि कभी अधीर रंजन चौधरी और ममता दीदी में लड़ाई होती है, बातों की जो कड़वाहट देखने को मिलती है, कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पड़ती है, कभी अखिलेश जी और ममता जी साथ होके कांग्रेस पे कटाक्ष करती है। यहाँ पे महत्वाकांक्षा महत्व रख रहा है। हर जो विपक्षी पार्टी, जो परिवारवादी पार्टी है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है 2 टर्म से तो सत्ता पे है नहीं, जनता भूल चुकी है, जनता समझ चुकी है कि विकास को जो रफ्तार देने वाली एकमात्र पार्टी और जो हमारी गरीब जनता है, जो शोषित जनता थी, उसको उसके साथ खड़े होने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी पार्टी है। और बीजेपी की जो मजबूती है, इसको देखने के बाद इन्हें ये मालूम है कि ये चाहे एकजुट हो ले, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ है पिछले चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव, और अगर उत्तर प्रदेश का देख लें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे प्रयोग करके देख चुकी है जो छत्रक पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक कर दिया कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन
क्या हुआ, पूरी तरीके से सफाया हुआ। नहीं, लेकिन शबनम पांडे जी, जैसा विपक्षी कह भी रहे हैं कि 2004 जैसा अगर फॉर्मूला बन गया तो फिर बीजेपी की मुश्किल नहीं बढ़ेगी। विपक्षी तो कह रहे हैं कि 2004 की तरह ही फॉर्मूला बनेगा और जो शाइनिंग इंडिया की जिस तरह से हवा निकाली थी ना, वैसे ही इस बार भी होगा। देखिए, अगर आप याद करें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ये यही मंसूबा बना रहे हैं कि हम उस तरीके से हवा निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हर बार हम मजबूती के साथ आ रहे हैं। और इस बार मैं आपको अभी से बता रही हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उस दिन चलवा दीजिएगा। हम क्लीन स्वीप करेंगे इस बार और मजबूती से आएंगे, क्योंकि जनता के जानती है गठबंधन की सरकार, जनता नहीं चाहती। तो कुछ आंकड़ा भी दे दीजिए। आपकी बार, पिछली बार तो था, आपकी बार 300 पार, इस बार 400 पार है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम पिछली बार से भी, अब पिछले अपने 2 इलेक्शन में जो हमने सीटें पाई है उससे कई ज्यादा सीटें हम पाएंगे और पूरी मजबूती के साथ हमारी सरकार बन रही है। इसको मैं पहले से कह रही हूँ। चलिए, ये तो खैर आप भविष्यवाणी कर रही हैं, लेकिन विपक्षी भी इस बात को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होना 2024 में तय है। मैं आऊंगा शबनम जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। चक्रवर्ती साहब का आपने जिक्र किया ना, संजय चक्रवर्ती साहब की पार्टी का, कि किस तरह की अनबन कांग्रेस और टीएमसी के बीच में देखने को मिलती है। आपको नहीं लग रहा चक्रवर्ती साहब कि टीएमसी और कांग्रेस में भी तो सब ठीक नहीं है? दोस्ती परवान कैसे चढ़ पाएगी? पहली बात तो नमस्कार। नमस्कार। एक सेकंड, मैं पहले तो ये बता दूं कि सारे बीजेपी अपने प्रवक्ताओं जितने हैं जी, पीडीए के जितने भी प्रवक्ता हैं या पीडीए के जितने भी नेता हैं, सबसे भी मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बीजेपी के हाथों पर मत खेलिए। ये जितना भी हम बात करेंगे, जितना चर्चा करेंगे, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, क्यों ना कहीं एक दूसरे का टांग खींचने वाली बातें आ जाती है और यही बीजेपी चाहती है। तो जितना कम हम बीजेपी के बारे में और अपने बारे में एक दूसरे के सर फुटबॉल के बारे में, क्योंकि आपको शायद नहीं पता है, अंदरूनी खाने में ये चर्चा है कि आपकी शिमला में कुछ और पार्टियां भी जुड़ने वाली हैं, जो इस बार की 27 तारीख की सक्सेस को देख करके अब और पार्टियां भी हम लोग के साथ आने वाली है। और अंदरूनी खलबल क्या है बीजेपी का, अभी जो मैडम बोल रही थी बीजेपी के प्रवक्ता कि ऐसी ऐसी चीजें में इन लोग की आपस की खटपट है, तो मैं अमित शाह जी के बारे में पूछ लेता हूं कि अमित शाह ने बताया था मेघालय सबसे भ्रष्ट सरकार है और चुनाव होते ही वहां पे सरकार बना ली। महबूबा मुफ्ती देशद्रोही है, चुनाव के बाद इन्होंने सरकार बना ली उनके साथ। तीसरी बात ये है कि अभी बता रहे कि दोनों बार दूसरी बार बड़ा मजबूती से जीत के आए थे। याद करिएगा, इनकी हालत खराब थी पुलवामा का अटैक करके, उसके बाद जब भीख ना मांगते ना, पहले वोटर हमको भीख देंगे क्या, हमको वोट देंगे ये शब्द एक बार जरा फिर बोलिए कि पुलवामा अटैक करवा के इसका मतलब क्या? चक्रवर्ती साहब, तीसरी बार आते हैं। चक्रवर्ती साहब रुकिए, नहीं सर रुकिए, मत बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। शबनम पांडे जी मैं आऊंगा, प्लीज, मैं हूँ ना, मैं बहुत सिंसियरली डिबेट करता हूँ। नहीं संजय जी, बिल्कुल नहीं, कोई आपके बीच में नहीं टोकेगा, कोई आपके बीच में नहीं टोकेगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि जो आपने अभी कहा, एक बार वो बयान फिर से दोहराएं कि पुलवामा अटैक करवा कर, इसका मतलब क्या? पुलवामा का अटैक अभी तक इसीलिए तो जांच नहीं हो रही उसकी। पुलवामा के नाम पे जो वोट मांगा गया था उस तरीके से, क्योंकि बाकायदा इनके गवर्नर ने तो साफ साफ कहा कि वहाँ पे क्या हुआ। सतपाल मलिक का बयान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जांच करवा लीजिए ना, सतपाल मलिक के ऊपर या तो केस कर दीजिए, उनको अंदर कर दीजिए, वो झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है। एक सवाल आखिरी में, तो मलिक साहब को ये ज्ञान तो पहले देना चाहिए था ना, जिस वक्त वो पद पर थे। पद छोड़ने के बाद फिर कितना अर्थ रह जाता है? के बाद अगर वो इतना बड़ा देश के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? आप अगर पुलवामा अटैक पर संदेह कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इतना गंभीर आरोप लगाने के बाद घर बैठना चाहिए? सिंगोल के मंगाने के लिए, अरे छोड़िए सिंगोल को, मुद्दे पर आइए, छोड़िए सिंगोल को। नहीं, मुझे बताइए टीएमसी को कांग्रेस का नेतृत्व, टीएमसी को चक्रवर्ती साहब सवाल मैं आपसे बता रहे हैं सर, सवाल नहीं, आपको जवाब देना है। अमित शाह, आपको सवाल नहीं, आपको जवाब देना है। सर सुनिए ना, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व टीएमसी को कबूल है 2024 के लिए?
मैं अभी वहीं पे आ रहा हूँ, उसी जगह पे आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ पे आपने सवाल पूछ दिया। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जी। अभी छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी ने एक रैली किया था। रैली में इन्होंने राहुल गांधी वर्सेस मोदी के बारे में बात किया। राहुल गांधी इस समय न विपक्ष के नेता है, न कांग्रेस के अध्यक्ष है, न संसद सदस्य है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने तुलना किससे की? राहुल गांधी से की। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं डर बैठ गया। उनको तो 6 साल के लिए निष्कासित करवा दिया गया इन लोगों ने, लेकिन इनके अंदर डर इस बात के लिए, अगर अमित शाह गृह मंत्री के अंदर ये डर बैठा हुआ तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इनके डर का हमें अच्छा लगा कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना मोदी जी से की। इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज रेस में शामिल है और हमें टीएमसी को कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी जी से किसी से अधीर रंजन साहब तो कह रहे हैं कि टीएमसी चोरों की पार्टी है। कौन कह रहा है? अधीर रंजन चौधरी साहब। अधीर रंजन, देखिए मैंने वही तो बोल रहा हूँ ना कि हमें नेताओं को जो है, जो अपने छोटे छोटे नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अगर राहुल गांधी जी अधीर रंजन चौधरी छोटे नेता हैं, सुन लीजिए मैं क्या बोला, वो अपने स्तर के नेता हैं। मैं इस समय बात कर रहा हूँ जो गठबंधन होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी गठबंधन के लिए ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज है यहाँ पे खड़गे जी और राहुल गांधी। वो लोग अगर मीटिंग में आए हैं तो बाकी नेता गाली देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लगाड़े हो जाता है। नहीं, बाकी नेता गालियां देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर बोला ना, इसीलिए मैंने पहला वर्ड इस्तेमाल किया था कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ अगर एक दूसरे टांग खींचेंगे तो कहीं ना कहीं हम बीजेपी को मजबूत करेंगे। ठीक है, ठीक है। अनिल गर्ग साहब मेरे साथ में है, ठीक है। विपक्षी एकजुटता की कवायद की जा रही तो बिल्कुल की जानी चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन सवाल इस बात पर आकर टिकता है ना कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो पाएगा जहां पर दोस्ती की बात चल रही हो वहां पर जुबानी जंग छिड़ जाए और फिर कहा जाए कि भाई ये दोस्ती तो परवान चढ़ने जा रही है। अनिल गर्ग साहब, ऐसा संभव है क्या? अभी 4 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं को हम सब लोग सुन रहे थे, इसी से ध्यान में आ जाता है कि लोग कहाँ खड़े हैं। अभी लेटेस्टली जो टीएमसी के अपने साथी बोल रहे थे कि आपस में नहीं उलझना चाहिए, बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन खुद वो टीवी पे बैठ के क्या बयान दे रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी को छोटा नेता बता रहे हैं। वो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। किसी भी नेता को, ठीक है चक्रवर्ती साहब, कौन है खड़गे, मैं दोबारा आ जाऊंगा, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा गर्ग साहब। चक्रवर्ती साहब, जब आप ये चाहते हैं कोई आपके बीच में ना बोले तो इस बात का सम्मान सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। मैं यही बात कह रहा था, आपने दूसरों को सलाह दी कि आपस में नहीं उलझना चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं आप खुद दूसरों से उलझ रहे हैं। आपने कांग्रेस के खिलाफ जो रिमार्क्स पास किया अधीर रंजन चौधरी के, क्या कांग्रेस को पसंद आएगा? अधीर रंजन चौधरी अभी भी टीएमसी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि वो छोटे नेता हैं। भाई कैसे छोटे हुए? आप मुझे बताइए, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का इससे बड़ा नेता कौन है? नहीं है। अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। अब आप अपना बयान से उलझाएंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे? वो शायद कहना चाह रहे हैं ममता दीदी से छोटे नेता है। हाँ नहीं, ममता दीदी से तो निसंदेह छोटा है नेता है। ममता दीदी कांग्रेस से विद्रोह करके अगली नई पार्टी बना के लगातार मुख्यमंत्री बन रही है। निसंदेह अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के मुकाबले वेस्ट बंगाल में ममता दीदी से छोटे नेता है। लेकिन ममता दीदी की और अधीर रंजन चौधरी की अलग अलग पार्टियां हैं। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को? नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि अधीर रंजन चौधरी के मुकाबले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बात करें, ये तो समझ में आता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा बाकी सारे नेता छोटा है, ये नहीं चलेगा ना। अभी मैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुबानी संग सुन रहा था, कांग्रेस के साथ भी। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी जो उसको लगता है कि जहां जहां कांग्रेस है वहां वो सारा वोट बैंक मुझको मिल जाए, क्योंकि उसका प्रयोग रहा है। दिल्ली में उन्होंने जो वोट बैंक लिया है वो सारा कांग्रेस का है, पंजाब में जो लिया कांग्रेस का है, गुजरात में कांग्रेस को यही डर है। नहीं, कांग्रेस को भी यही डर है और आम आदमी पार्टी भी यही चाहती है कांग्रेस का विकल्प बने। आप ये देखिए, एक बड़ी जो समस्या है विपक्षी एकता में, ये जितनी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ चलने की बात कर रही हैं, या तो कांग्रेस से टूट के बनी है या कांग्रेस का विरोध करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में पनपी है, बड़ी हुई है। तो बहुत मुश्किल है। देखिए 1985 के बाद जो चुनाव के बाद 89 में भी एक मोर्चा बना था, लेकिन वो मोर्चा बनना इसलिए आसान हुआ था कि जितनी पार्टियां वो कांग्रेस विरोध करके ही बनी थी, तो उनको कांग्रेस के विरोध करके एकजुट होने में उनको समस्या, विचारधारा में फर्क था, लेकिन तो भी वो सब कांग्रेस के विरोध में थी, इसलिए उनको साथ आने में समस्या कम हुई। यहाँ समस्या ये है कि बीजेपी को हराने के लिए तो सब लोग साथ आना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने अंतर्द्वंद से बाहर नहीं आना चाहते। चलो बिल्कुल, सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाना है
तो कुर्बानी तो देनी होगी। नहीं, अब ये कुर्बानी देगा कौन? बड़ा सवाल ये कि नहीं, आप इसमें देखिए एक बड़ा सवाल है सर। दिल्ली पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की जो विपक्षी एकता की राह में एक बड़ा रोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं डॉक्टर टीना कर्मी जी आपके पास आऊंगा। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय अपने दर्शकों से करा दूं। कुंवर अजय सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता जेडीयू हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर टीना कर्मी जी आपसे ही है। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि कुर्बानी तो देनी होगी, ये कुर्बानी देगा कौन? देखिए, हमने सबसे पहले यही स्पष्ट कर दिया था। कुर्बानी की बात को मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि खड़गे जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये जो अध्यादेश को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी जो अलग अलग बयान दे रही है वो संसद के भीतर ही फैसला लिया जाएगा। हम लोग तो लगातार इसको लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अपनी स्टेट यूनिट से बात कर चुके हैं और इसको लेकर ये लोग जितना हो सके इनके जो प्रवक्ता हैं उछल कूद कर बाहर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ये सब करने की बजाय शांति से बैठे रहना चाहिए था और इंतजार करना चाहिए था। और दूसरी बात जो आपने कहा कि दूसरी बात जो भाजपा के अंदर जो है कि लगातार जो है एक खलबली मच गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक बैठक हुई उसके बाद से इनके यहाँ ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है 2024 में भाजपा को जिस तरीके से अभी मैडम भी बोल रही थी, मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि देखिए साउथ भारत की, अगर साउथ इंडिया की बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इसी प्रकार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इस दरवाजे बंद करने की बात क्यों कह रहे हैं हम इतना आत्मविश्वास के साथ? क्योंकि जनता जो है वो सजग हो चुकी है। कहने में तो आसान होता है, करेंगे कैसे? जी यही तो हम रणनीति बना रहे हैं और आगे जब शिमला में बैठक होगी उसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अभी उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से तो नहीं बता सकती कि रणनीति क्या होगी, लेकिन हाँ मैं इस बात के लिए आश्वस्त करती हूँ क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद देश में लगातार जो है माहौल बदला है। ठीक और है, उस माहौल का लेकिन अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का समर्थन अब कांग्रेस नहीं करेगी, ये साफ हो गया। देखिए, ये तो संसद के भीतर ही होगा, मैं पहले कह चुकी हूँ। इसके लेकर हम फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है ना। हाँ, तो ये अध्यक्ष संसद के अंदर होगा। ये अब बाहर ये मामला अटक कहाँ रहा है? करके बताएंगे। ये मामला अटक कहाँ रहा है कि कहीं पार्टी के भीतर बगावत ना हो जाए, इसलिए डर रहे हैं? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी को ये भी नहीं भूलना चाहिए, हम लोगों को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए गांधी जी की तस्वीर हटाना हो, राजीव गांधी के लिए जिस तरीके से उन्होंने भारत रत्न को वापस लेने की बात की हो, लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर बयानबाजी की हो, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से राजनीति में प्रवेश इन्होंने सवाल थोड़ा बदलते हैं टीना जी के लिए। अक्षय जी, इनसे पूछिए टीना जी, दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का समझौता हो सकता है क्या? देखिए, ये मैंने पहले कहा, ये बैठक में तय होगा। ये अभी हम नहीं, हम संभावना पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है, संभव है? देखिए, ये बैठक में तय होगा। ये अभी हम पहले से चले, अभी तो बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल भी होंगे नहीं होंगे, अभी यही तय नहीं है। लेकिन मेरे कुर्बानी वाले सवाल पर अगर जवाब देते टीना जी, फिर मैं शबनम जी के पास जाऊँ। अच्छा, कुर्बानी की बात ये है कि देखिए विपक्षी एकता को सूत्रधार जो है वो कांग्रेस रही है, और रही बात कुर्बानी की तो ये समय तय करेगा। समय नहीं, दूसरा सवाल टीना जी, कुर्बानी देगा और कौन कुर्बानी नहीं देगा। कांग्रेस के अलावा और कोई नेतृत्व करे विपक्षी एकता का, क्या कांग्रेस को मंजूर होगा? देखिए, मैंने पहले कहा ये जो एकता है, विपक्षी एकता, इसमें सभी नेताओं को एकजुटता के साथ है। सभी नेता अपने आप में एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और कौन नेतृत्व करेगा या किसी को तो फेस बनाना पड़ेगा। जैसे चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी को विपक्षी एकता का फेस बनाया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। ऐसे ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का नेता को फेस बनाने की बात है, क्या कांग्रेस मंजूर करेगी इस बात को? देखिए, ये सब बयानबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पर हम ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, ना ही हम इस पर कोई अपना बयान देना चाहते हैं। ये आगे बैठ के तय करेंगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। टीना जी, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। टीना जी, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं कि जब तक पार्टी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता तब तक इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है कि चाह कर भी कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि इंतजार करना है कि आलाकमान फैसला क्या करता है। शबनम पांडे जी, क्या आपको लग रहा है कि जो तमाम सिचुएशन सामने आ रही हैं, इन चीजों के बीच में दोस्ती आपको लग रहा है कि संभव हो पाएगी, और न सिर्फ संभव, प्रगाढ़ हो पाएगी?
देखिए अक्षय जी, विपक्षी एकता ऐसा लग रहा है जैसे कि बैठक को तराजू पे तौलना हो। बैठक तराजू पे टिक के बैठ नहीं सकता, वैसे ही विपक्षी एकता भी मुझे नहीं लगता, चाहे पटना चलेगा या टीना जी सुन लीजिए, उन्होंने भी आपको शांति सुना, सुन लीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। जहां आपने नेतृत्व का प्रश्न पूछा तो देखिए किस तरीके से महत्वाकांक्षा सामने आ जाते हैं कि उस पर एक शब्द बोलने को मुझे लगता है नहीं शबनम जी, इससे पहले भी कई चुनाव हुए जब चेहरा सामने नहीं हुआ जी। इससे पहले भी कई चुनाव ऐसे हुए जब चेहरा सामने नहीं था, बाद में तय हुआ। क्योंकि देखिए विपक्षी में कौन नेतृत्व करेगा ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर कोई कहे कि ये पार्टी सूत्रधार है तो उस पर भी लाठी चल जाएगी, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जेडीयू के आपकी पार्टी क्या चाहती है शबनम पांडे जी? आपकी पार्टी क्या चाहती है कि चेहरा राहुल गांधी को ही बनाया जाए? हमारी पार्टी ये चाहती है ये जैसे भी चुनाव लड़े जनता हमारे साथ है, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। पर इन्हें मालूम है गुजरात देख चुकी है, गुजरात देख चुकी है। ममता दीदी ने गुजरात चुनाव पे क्या बयान किया था कांग्रेस पे, ये भी शायद टीना जी को भी पता होगा। ठीक है शबनम, ठीक है, नेता को भी मालूम होगा। ठीक है। जिस तरीके की हर चुनाव के बाद लट्ठम लट्टी चलती है विपक्षी पार्टियों में, और अगर आप उस पर नेतृत्व का प्रश्न कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जहर का काम करता है। चलिए, आप यानी कह रहे हैं कि लट्ठम लट्ठा वाले हालात तो अभी से बन रहे हैं। डॉक्टर टीना कर्णवीर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अजय सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। जी आप मुझे कह रहे हैं? जी आप बीच में इंटरप्ट करना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। जी देखिए मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारी चिंता मत करिए। आपके जो आरएसएस है वो खुद मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं 2024 का, वो कह रहे हैं कि मोदी में। चलिए ठीक है, मैं कुंवर अजय सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ा विलंब से जुड़े हैं अजय सिंह जी हमारे साथ। ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ, शबनम जी और डॉक्टर टीना, आप दोनों से अपील है। कुंवर अजय सिंह जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही कि उम्मीद की किरण उनको दिखाई दे रही है, लेकिन ये किरण वास्तव में फूटेगी या नहीं फूटेगी? कुंवर अजय सिंह जी, 12 जुलाई को बैठक तय है या 10 जुलाई को होगी? अच्छा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने देखा है इस देश में एक ऐसी सरकार बनी थी जिसमें दूल्हा डोली में बैठा था और एक तरफ लेफ्ट था और दूसरे तरफ राइट। ये कल उनकी जयंती थी, माननीय बीपी सिंह की सरकार जो 89 में बनी थी जी। ये सांप्रदायिक पार्टी जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है, एक तरफ से ये सहयोग कर रहा था और दूसरे तरफ से लेफ्ट पार्टियां सहयोग कर रही थी और सरकार चली 11 महीने तक विशुद्ध तरीके से सरकार चली। और उस समय ये लोग सिर्फ फुटअव्वल नहीं किए, तो ये लोग क्या वर्तमान समय में जो एनडीए की सरकार है जी, इनके साथ क्या इनके सहयोगी दल नहीं है? ये इनके सहयोगी दल चूंकि ये अपने बराबर किसी को नहीं मानते हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, इनसे जुड़ने वाले को या तो तोड़ते हैं या तो उसका दमन करते हैं। अजय सिंह जी, यहाँ पर तो हम चर्चा उनकी कर रहे हैं ना जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो तो सड़क पर उतरकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके बारे में बोलिए कुछ। ठीक है, अब अच्छा जी मैं यही बता रहा हूँ, मैं अपने मित्र विश्लेषक गर्ग जी से भी कहना चाह रहा हूँ जी कि लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है जहां किसी भी लोकतांत्रिक पद के लिए जी कम से कम 10, 12, 14 या 20 प्रत्याशी हों। एक तरफ लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और दूसरे तरफ सांप्रदायिक पार्टी है जी, जिसका तानाशाह है। वहां केवल एक तानाशाह बैठा है, दूसरा कोई है नहीं तो कुंवर साहब, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आपने एक बात कही कि उधर तानाशाही लोग हैं, इधर लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जो कहता है कि सामने वाला चोर है? उसकी क्या बात करते हो?
दूसरा देखिए, कुछ दूसरे आरोप लगाता है। जो ये लोकतंत्र ठीक है। अगर जो भी कहता है ये आपसी सामंजस्य स्थापित करके हाँ। और देश में जो हिटलर बैठा है देश की सत्ता पे, उस झूठलर तानाशाह को शिमला बैठक में बहुरूपिया नीतीश कुमार जी चौकीदार पहुंचेंगे को- कि नहीं अजय सिंह जी? बहुरूपिया नीतीश कुमार जी चौकीदार पहुंचेंगे? को देश की सत्ता से दूर करने के लिए विपक्षी एकता लाएंगे और आपसी सामंजस्य बैठाएंगे। अजय जी दल एक सवाल था मुझे मिला है, ठीक, एक गढ़ साहब का सवाल है अजय जी, और दूल्हा आगे करके भी इनको दिखाएंगे। अजय जी चले ठीक। एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, जिसको अभी आपने हिटलर सांप्रदायिक जिस पार्टी को बताया, सबसे लंबे सहयोगी आप उस पार्टी के रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी मर्यादा रखिए। वो उन्हीं हिटलर के नेतृत्व में जो आपने तथाकथित हिटलर बताया, आपने पार्टी का चुनाव लड़ा है, असेंबली भी लड़ा है, और आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री भी तभी बने थे। दूसरी बात एक और याद दिला रहा हूं आपको, कल का दिन आपने याद किया, कल का दिन एक और याद दिलाना चाहता हूं, 25 जून 1975 आपके पार्टी के नेता, आरजेडी की पार्टी के नेता, एसपी के पार्टी के नेता, ये जितने नेता थे ना, जेपी आंदोलन में छात्र नेता के रूप में तभी राजनीति में आए थे, और आज ये उसी के कारण चमक रहे हैं। तो आपको उसको भी याद कर लेना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। 75 की भी बात कर रहा हूँ और आज की भी बात कर रहा हूँ। 75 में जो इमरजेंसी लागू हुआ था, आज वर्तमान समय में देश की स्थिति उससे बदतर है। चले ठीक है, हम आपातकाल पर बाद में फिर कभी बात कर लेंगे। अब एक दिन आगे बढ़ गए ना अजय सिंह जी। देश पर राजशाही व्यवस्था थोपना चाहता है, मुझे ये बताइए जिसे कि क्या हम लोग संभव नहीं होने देंगे। अजय सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश का मामला विपक्षी एकता की राह में रोड़ा है? किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं है। हम आपसी सामंजस्य बैठाएंगे, केजरीवाल पहुंचेंगे शिमला बैठक में, एक साथ लाएंगे। केजरीवाल जी पहुंचेंगे शिमला की बैठक में? आपको हम लोग बताएंगे, जब केजरीवाल जी पहुंचेंगे तो आपको हम बताएंगे। खड़गे जी जो आश्वासन देंगे वो भी हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे। मौका आने दीजिए, हम बारात भी लेके आएंगे और दूल्हा भी दिखाएंगे। अभी दूल्हे की खोज चल रही है। चले ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। रमेश श्रीवास्तव जी, इस बारात में शामिल होइएगा नहीं होइएगा? जिस बारात की बात अभी कुंवर अजय सिंह जी कर रहे हैं, इस बारात में आम आदमी पार्टी शामिल होगी नहीं होगी? अरे बाराती तो बनेंगे, कम से कम दूल्हा ना सही। वो दूल्हा बनने के हम बिल्कुल भी हैं, और हमने तो दूल्हा होने की बात नहीं की है। हम भी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पोस्टर लगवा देते हैं पटना में बैठक के पहले कि देश का लाल अरविंद केजरीवाल, और आप कहने की हसरत नहीं है। नहीं, भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। नहीं, ऐसा जी श्रीवास्तव जी। हाँ ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और विपक्ष की एकता मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को समझ में आ जाएगा कि भाजपा का विरोध करना है तो बहुत बढ़िया मुद्दा अध्यादेश के रूप में बिल्कुल पका पकाया मुद्दा पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि संसद का सत्र अगर कांग्रेस अध्यादेश का समर्थन नहीं करती तो आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता से बाहर है, हाँ या ना? कांग्रेस ने अभी कोई अपना फैसला तो किया नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैं फैसला पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के नहीं, हमने तो अपना प्रेस स्टेटमेंट लिख करके बोला है। कांग्रेस तो भाव नहीं दे रही अभी फिलहाल। हमने अपना भाई साहब प्रेस स्टेटमेंट लिख के बोला है कि अगर अध्यादेश के ऊपर बात नहीं बनती तो हम आगे की बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये हमारी पार्टी मतलब विपक्षी एकता में नहीं होंगे, केसीआर साहब की राह पर चल देंगे। आप दिल्ली मॉडल की बात करेंगे फिर? देखिए, दिल्ली मॉडल तो पूरा देश अपना रहा है। दिल्ली के मॉडल की जो घोषणाएं हैं, जो अरे भाई साहब, दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री डर रहे हैं कि अब दिल्ली मॉडल बता के आप कह रहे हैं कि पता चला जेल के पीछे पहुंच जाए। वो तो हर पार्टी उसको कर रही है। और जहाँ तक जेल वेल की बात है, मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर हिम्मत है तो प्रोसिक्यूशन चलाए ना। कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि जेल जाने से डर गए अरविंद केजरीवाल, इसीलिए बीजेपी की शरण में चले गए। ऐसा है, जमानत पे उनके भी नेता बाहर हैं नेशनल हेराल्ड के केस में। तो ये कानून की बात हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं। जमानत की बात यहाँ नहीं है। हमारे देश के गृह मंत्री भी कभी तड़ी पार रह चुके हैं
ऐसी व्यवस्था, अब हम कौन जमानत पे कौन कहाँ है। ये अजय सिंह जी सफाई तो आप देते थे कि अरे भाई देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई आपसे कुछ समय पहले तक, वर्तमान समय में, और अब आप नैतिकता की बात कर रहे हो। देश की जनता ने ठान लिया है कि सांप्रदायिक ताकत का जो हिटलर है, झूठलर है, जो केवल मन की बात करता है, चले ठीक है, ठीक है। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है, एक और ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन सवाल अजय सिंह जी आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि अब से कुछ वक्त पहले तक आपकी भाषा दूसरी थी और अब भाषा बदल रही है, यानी कि साथ नया मिलता है तो भाषा बदल जाती है, पुराने के साथ जाते हैं तो भाषा बदल जाती है। सवाल ये कि जनता का आपके प्रति फिर मन क्यों नहीं बदलेगा कि आप कौन सी बात सही कर रहे हैं, कौन सी बात झूठ। मैं डॉक्टर टीना कनवीर जी आपके पास आऊंगा, अपनी बात भी पूरी कीजिए, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते थे। और दूसरा ये, आपको नहीं लग रहा कि जो विपक्षी एकता के लिए 15 दल इकट्ठा हुए थे उन सभी में महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि कांग्रेस को उन सब की बात मान पाना इतना आसान नहीं होगा? कैसे मना पाएंगे, कैसे एक साथ आएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भाजपा ने जितने भी सहयोगी दल थे जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, उन सबके गठबंधन करने के बाद पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और आज ये हम पर सवाल कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक जिसे कहें कि हास्यास्पद है। और दूसरी बात मैं छोड़िए ना, हम तो बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। हम लोगों का एकता है, हम लोगों की एकता जो है वो बहुत मजबूत है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, भले ही अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जब इकट्ठा हुए हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं कि जितने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से एकजुटता से अपनी बातें रखी हैं। हालांकि केजरीवाल जी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर पहले निकल चुके थे, तो इसमें मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ये खुद स्पष्ट करना चाहिए कि उनको इंतजार करना है या फिर अगली बैठक में आना है। चले बिल्कुल, लेकिन एक दर्शक का सवाल भी है डॉक्टर टीना कनवीर जी आपसे। फेसबुक पर एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस की हालत आज इस तरह की हो गई है कि तमाम विपक्षी दल दबाव बना रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को संयम बरतना चाहिए, क्षेत्रीय दल को मौका देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही कह रही हैं कि वहां पर कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी मंगल ग्रह पर चुनाव लड़ेगी? जी देखिए, मैं इस बात का जवाब सिर्फ इतना ही देना चाहती हूँ कि ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि कैसे क्या करना है। जब मिलकर बैठेंगे, शिमला के अंदर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोगों का उद्देश्य जो है वो एक ही उद्देश्य यही है। हम सभी विपक्षी दलों का एक ही उद्देश्य है कि जो देश में तानाशाह सरकार है, जिस तरीके से लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है और संविधान को खत्म करने की जो साजिश की गई है, इस पार्टी को, भाजपा भारतीय जनता पार्टी जितना अहंकार बढ़ गया है, इसको खत्म करना है, इसको देश से निकालना है। चले ठीक, लेकिन मुझे एक संक्षेप में जवाब इस बात का दे दीजिए टीना जी, डॉक्टर टीना, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या इस विपक्षी एकता में लेफ्ट के लिए कोई जगह है, रहेगी? देखिए, जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। जो वो तो बैठक में भी आए थे, जाना चाहता है वो भी जा सकते हैं, वो तो बैठक में आए थे, लेकिन जी वो तो बैठक में शामिल हो चुके हैं पटना में। जी क्या कहा? क्या वामपंथी दलों के लिए जगह रहेगी इस विपक्षी एकता के गठबंधन में? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि जो आना चाहता है, जो इस अरे मैडम वो बैठक में थे, बैठक में पहुंचे थे। सीधा सवाल कर लेते हैं टीना जी, क्या केरला में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे ऐसे इसका पार्लियामेंट का? देखिए मैंने पहले कहा ये जो एकता है, ये जो है अगली बैठक होगी उसमें सब तय हो जाएगा और उसके जवाब उस समय दिए जाएंगे। फिलहाल हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम लोग चले ठीक, यानी अभी कहने की स्थिति में कोई भी दल नहीं है। हालांकि एक राग जरूर अलापा जा रहा है और वो राग है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, लेकिन तमाम पार्टियां एकजुट होंगी कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अजय सिंह जी, ये परिस्थितियां आपको नहीं लग रहा है कि बनने से पहले ही विपक्षी एकता की हवा निकाल देगी? जी नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पराकाष्ठा यही है और यही खूबसूरती है। हम तानाशाही नहीं है,
आपसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम अपना नेता चुनेंगे। भारत गणराज्य का जो अगला प्रधानमंत्री 2024 में बनने जा रहा है जी, ये यही कश्मीर से कन्याकुमारी और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के बीच के जो लोकतंत्र प्रहरी पटना में इकट्ठा हुए थे, यही लोग आपसी सहमति से ठीक है 2024 का प्रधानमंत्री भारत गणराज्य का चुनेंगे। ठीक है, चलिए आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के प्रहरी अगली बैठक में साथ होंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है। शबनम पांडे जी पसंद आएगा। ठीक है, शबनम पांडे जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बारात भी होगी, बाराती भी होंगे और दूल्हा भी होगा, नहीं होगी तो 2024 में बीजेपी की सरकार। ठीक है अजय सिंह जी। देखिए अक्षय जी, ये जेडीयू बार बार दूल्हा दूल्हा कर रहे हैं, तो इनको बार बार बिहार में दूल्हा बनने का शौक पड़ा, पर बिहार को भी नहीं सुधार पाए, तो बिहार ने भी इनसे तलाक करने का फैसला कर लिया है इस दूल्हे से। तो अब देश कैसे तलाकशुदा दूल्हा को एक्सेप्ट करेगा, ये इनकी चिंता है, ये हमारी चिंता नहीं है। चलिए ठीक, जज साहब एक फाइनल रिएक्शन, उनको तलाकशुदा मत करिए, एक फाइनल रिएक्शन। उनको तलाकशुदा मत करिए। देश के पीएम को शबनम पांडे जी आप तलाकशुदा मत कहिए, चले ठीक, तलाकशुदा नहीं है। ठीक है अजय सिंह जी, अब टाइम आप एक फाइनल रिएक्शन। गढ़ साहब मैं आपसे चाहूंगा, आपने सुना और इस चर्चा के दौरान आपको जरा सा भी कभी एहसास हुआ कि विपक्षी एकता में कहीं कोई मजबूती है? ठीक है शबनम, ठीक है पहले कहा कि जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं ये सब कांग्रेस के खिलाफ पनपे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बढ़े हुए हैं और कांग्रेस को हरा के ही वो क्षेत्रीय छत्रप बने। बहुत मुश्किल है, ये सब ये चाहते हैं अपने अपने राज्य में कांग्रेस को स्पेस ना दे, कांग्रेस वहां बलिदान दे। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस को जितनी लोकसभा की सीटें उससे आधी सीटें भी नहीं देना चाहते। चले बिल्कुल, अभी तो जरूरी इस बात को लेकर है कि अगली बैठक में कौन कौन से दल और कौन कौन से नेता शामिल होंगे, क्योंकि वक्त का इंतजार करना होगा और उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, तब असली अग्नि परीक्षा होगी इस विपक्षी एकता के गठबंधन की। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।